एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड होगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड भी। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आज एक ही वीडियो में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका डबल एंट्री सिस्टम से बेस के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि आपको जो भी डाउट डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड वो सारे एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस बना रखे हैं, जहां पे मैंने इनकम टैक्स को कवर किया है, फुल्ली कवर किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग को, ऑडिटिंग को, और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसको मैंने कवर करके वीडियोस बना रखे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग झारखंड पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही जितने भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ मैच ज़रूर करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, आप यहाँ के वीडियोज़ देखिए, क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं, जो सिलेबस होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसी में आप लोगों को कम पढ़ना होता है, किसी में ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन बेसिक जानना हर टॉपिक का आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना बेसिक के आप लोग आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, चलिए पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। आखिर क्या होगा इसका राइट आंसर। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड इज टर्म्ड एज। तो जो डिटर्मिनेशन है कॉस्ट का फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इंकर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड इज टर्म्ड एज, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्या होता है, वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है, और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है ताकि एसेट्स को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे, किसमें कर सके, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये था आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा है डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड, हम लोग सारे को आज क्या करेंगे, कवर करने वाले एक ही वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ कैपिटल इज़ ₹50,000, कैपिटल कितना है 50,000 है, liabilities ₹30,000 and fixed assets are ₹70,000, then the value of current assets will be 90,000, 50,000, 10,000 या फिर 1,50,000। तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 50,000 रुपीज़, लाइबिलिटी दिया हुआ है 30,000 रुपीज़ और फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 70,000 रुपीज़। तो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स को। तो चलिए कोशिश कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों से पूछा गया था यूपी के पीजीटी एग्ज़ाम में, जो कि 2021 में कंडक्ट कराए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, बट हाँ इजी तो है, बट ये आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसको प्लीज़ जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो करंट एसेट्स तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 70,000। फिर हम लोगों के पास लायबिलिटी दिया हुआ है ₹30,000 और कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 50,000।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आएगा 50,000 प्लस 30,000 8,000 और 8,000 में से 80,000 और 80,000 में से 70,000 को माइनस करेंगे हम लोग के पास आंसर निकल के आएगा 10,000। तो कैपिटल करंट एसेट्स हम लोग के पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि 10,000 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है 70,000 प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू 50,000 प्लस 30,000। आपको ये सॉल्व करते ही आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू द क्लर्क रमेश इज, ऑप्शन नंबर ए रियल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल ट्रांजैक्शन, या ऑप्शन नंबर डी बोथ रियल एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सैलरी पे किया जाता है रमेश को, वो क्या है, किस तरह का वो ट्रांजैक्शन है, आप लोगों को वो बताना है। वो रियल ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ट्रांजैक्शन है, नॉमिनल ट्रांजैक्शन है, या फिर रियल और पर्सनल दोनों तरह का वो ट्रांजैक्शन होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए रियल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल ट्रांजैक्शन, या ऑप्शन नंबर डी बोथ रियल एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सैलरी पे किया जाता है रमेश को, वो क्या होगा, वो हो जाएगा हम लोगों का नॉमिनल ट्रांजैक्शन। क्या होगा, वो नॉमिनल ट्रांजैक्शन होगा। तो अब जानते हैं आखिर नॉमिनल ट्रांजैक्शंस होता क्या है। तो नॉमिनल ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं किससे, इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, या तो फिर प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होते हैं किसी भी बिजनेस का। तो रमेश जो है वो क्या है, किसी बिजनेस का एम्प्लॉय है और उसको सैलरी दिया जा रहा है, जो कि क्या है एक तरह का एक्सपेंस होता है बिजनेस का, और ये क्या हो जाएगा इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, इसलिए नॉमिनल ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होता है। क्लियर है इतना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉमिनल ट्रांजैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, या डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये आप लोगों को बताना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में, एक्रुअल कॉन्सेप्ट में, या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। तो किस पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। किस पे बेस्ड होता है, डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड होता है, जो कि ये बताता है कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो एस्पेक्ट्स के होते हैं, जो कि एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, जिसका कि इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं अपोजिट भी होते हैं एक दूसरे से नेचर में। क्लियर है। तो जो बेसिक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो जो एक्रुअल सिस्टम होता है अकाउंटिंग का उसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, कैश सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी मर्सेटाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी रिसिप्ट सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट सिस्टम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कैश सिस्टम के नाम से, या फिर मर्चेंटाइल सिस्टम के नाम से, या रिसिप्ट सिस्टम के नाम से, या फिर गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यूपी के पीजीटी एग्ज़ाम में 2021 में जो हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जो एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्सेंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्सेंटाइल सिस्टम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और ये सिस्टम में क्या होता है, अब ये तो पता चल गया कि एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग मर्चेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, लेकिन ये सिस्टम में होता क्या है। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तब जब भी कोई ट्रांजैक्शन अराइज होता है तभी हम लोग उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या हो, अराइज हो। और जो इनकम्स होते हैं वो कब रिकॉर्ड किए जाते हैं, जब वो अर्नड हो जाते हैं तब। जो इनकम्स है वो कब रिकॉर्ड किए जाते हैं, जब वो अर्नड हो जाते हैं तब वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ रिसीव्ड और एक्रूड। इस फैक्ट से कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग ये चीज़ समझिए कि ये सिस्टम में होता क्या है
ये सिस्टम में होता है ट्रांजैक्शंस जो भी होते, क्या जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब वो क्या हो जाए, अराइज हो जाए। और जो भी इनकम है उसको कब रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, वो तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अर्न हो जाता है तब। तो एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग मर्चेंटाइल सिस्टम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्लियर इतना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट taking to consideration outstanding expenses and accrued income for computation of profit is called डबल एंट्री सिस्टम, एक्रुअल बेस्ड सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर कैश सिस्टम। एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग expenses and accrued income for computation of profit is called डबल एंट्री सिस्टम, एक्रूड बेस्ड सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर कैश सिस्टम। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो कि कंसिडरेशन में नहीं लेता है किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को और एक्रूड इनकम को, जब भी प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है या कंप्यूट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, एक्रूअल बेस्ड सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर कैश सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैश सिस्टम। तो जो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं जो कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम को प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बिजनेस का वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो क्या करते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम दोनों को क्या करते हैं, वो कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो ऐसा कौन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ कैश सिस्टम ही करता है, क्योंकि एक्रूअल में क्या होता है, एक्रूअल में कैश भी आता है और क्रेडिट भी आता है। क्लियर है इतना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैश सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? परचेज इंक्रीजेज डेबिट, इनकम डिक्रीजेज क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीजेज डेबिट, इनकम डिक्रीजेज क्रेडिट। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। रिसीवर इज क्रेडिट, गिवर इज डेबिट। तो क्या होगा राइट आंसर? तो इसमें से कौन सा ऐसा एक है जो कि प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का, आप लोगों को वो बताना है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इसमें से कौन सा है? जब हम लोग परचेज को क्या करते हैं, लिखते हैं, जिससे डेबिट बढ़ता है और इनकम से क्या होता है, क्रेडिट घटता है। क्या होता है, परचेज से डेबिट बढ़ता है और इनकम से क्रेडिट घटता है, या फिर एक्सपेंसेस से डेबिट बढ़ता है या फिर इनकम से क्रेडिट घटता है, या फिर रिसीवर से डेबिट, रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं, या फिर इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम लोग ये फॉर्मूला, ये जो प्रिंसिपल है ये जानते हैं, क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो कि किसका है, पर्सनल अकाउंट का एक प्रिंसिपल है। किसका है, पर्सनल अकाउंट का ये प्रिंसिपल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी डबल एंट्री सिस्टम होता है वो किस तरह का उसमें अकाउंट्स होता है, उसमें 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका क्या प्रिंसिपल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल। अब बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट का क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट का होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का हो जाएगा डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट दी इनकम एंड गेन्स।
तो ये तीनों जो अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों क्या होता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और ये प्रिंसिपल क्या है, पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो आप लोगों को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ है तो याद ज़रूर कर लीजिएगा, ये गोल्डन रूल है जो कि सबको मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी क्लासीफाइंग, ऑप्शन सी सिंप्लीफाइंग, या ऑप्शन नंबर डी समराइजिंग। तो जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है उसमें इनमें से कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, सिंप्लीफाइंग या फिर समराइजिंग, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है अकाउंटिंग में, आप लोगों को ये बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अकाउंट्स का डेफिनेशन पता है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन पता है, तो आप लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन होता क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। तो ये डेफिनेशन से आप लोग आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। फिर है क्लासीफाइंग, तो क्लासीफाइंग भी है, इस बिल्कुल सही है। फिर है समराइजिंग, तो ऑप्शन नंबर डी में समराइजिंग दिया हुआ जो कि बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंप्लीफाइंग। तो क्या डेफिनेशन है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो ये है इसका डेफिनेशन जो कि आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है एक बार मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस भी बता दूं क्योंकि वो भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट आ जाता है एंट्री इनटू जर्नल, ये सेकंड है। फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई करना, सेकंड स्टेप हो गया जर्नल में एंट्री करना। थर्ड होता है क्लासीफाइंग एंड पोस्टिंग, अब पोस्ट किस में किया जाता है, लेजर में पोस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना। क्या है नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना। उसके बाद बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनता है बैलेंस शीट, उसके बाद क्या होता है एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया जाता है, उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई करना जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, फिर जर्नल में एंट्री करना, फिर लेजर में क्या करना, पोस्ट करना क्लासीफाई करके। उसके बाद में क्या होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद क्या बनता है बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। फिर होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग उसके बाद क्या होता है कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेटिंग होता है लास्ट स्टेप। तो ये है टोटल प्रोसेस जो कि इंक्लूड होता है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग का अगर प्रोसेस बोला जाए कि उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं या क्या इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो आप लोगों को मालूम हो। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई करने से बिजनेस ट्रांजैक्शन को। उसके बाद क्या होता है जर्नल में एंट्री पास की जाती है, उसके बाद क्लासीफाई करके हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं।
फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बाद में प्रिपेयर किया जाता है, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, फिर एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, फिर कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड सिंप्लीफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें से कौन सा अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है? इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट या प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है? इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट या फिर प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। तो जैसा हम लोग मैं आपको बताई थी कुछ 2-3 क्वेश्चंस के पहले हम लोगों ने जब बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ा था, जो गोल्डन रूल है अकाउंट्स का वो हम लोगों ने जाना था। तो उसमें मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है गोल्डन रूल। उसमें होता है डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट दी इनकम एंड गेन। तो यही होता है क्या, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल या फिर गोल्डन रूल। तो अब इसमें जो है नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो कि किससे रिलेटेड होता है? लॉस से, एक्सपेंस से, इनकम से या फिर गेन से। तो जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जो सैलरी अकाउंट होते हैं, कमीशन अकाउंट होते हैं, वो सब क्या होते हैं? वो आ जाते हैं आपका नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आप लोग किसी को पता है? वो होता है टेम्पररी अकाउंट। क्या होता है? टेम्पररी अकाउंट। तो किस अकाउंट को हम लोग टेम्पररी अकाउंट बोलते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट को हम लोग टेम्पररी अकाउंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट अकाउंट है, क्या है? जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होगा। बाकी जो भी है एक्रूड, बाकी जो है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट और प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ये तीनों जो है ये तीनों के तीनों हो जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट। क्या होंगे? ये तीनों हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट। तो इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ इंटरेस्ट अकाउंट, और एक्यूरेट इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट और प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो तीन है, ये तीन क्या हो जाएंगे? ये तीन हो जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वो है टेम्पररी अकाउंट। क्लियर है इतना? वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, ऑब्जेक्टिविटी, कंजर्वेटिज्म या मटेरियलिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? मेकिंग सफिशिएंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, ऑब्जेक्टिविटी, कंजर्वेटिज्म या फिर मटेरियलिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका मतलब होता है कि जो भी फ्यूचर लॉसेस हैं उसके लिए क्या है? सफिशिएंट प्रोविजंस बना हुआ है, पर जो भी फ्यूचर प्रॉफिट है उसके लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है, और इस चीज़ को वो क्या करता है? एंटिसिपेट भी नहीं करता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है या कौन से कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड होता है? तो ये होता है बेस्ड कंजर्वेटिज्म पे। किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिज्म में। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है? कंजर्वेटिज्म होता है। जैसे कि सपोज कीजिए जो स्टॉक है, ठीक है, उसको कैसे, किस चीज़ पे वैल्यू करेंगे? तो स्टॉक को हम लोग वैल्यू करते हैं या तो फिर कॉस्ट प्राइस पे या तो फिर मार्केट प्राइस पे, जो कि क्या होगा? जो भी इसमें से लेस होगा हम लोग उस चीज़ पे उसको वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो भी फ्यूचर का लॉसेस होता है उसके लिए सफिशिएंट प्रोविजंस बनाया गया है, लेकिन जो भी फ्यूचर का प्रॉफिट है उसके लिए किसी भी तरह का एंटिसिपेट वो नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, इटली, इंग्लैंड या नन ऑफ दी अबव। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कौन सा कंट्री में स्टार्ट किया गया था? इंडिया, इटली, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली में ही डबल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। क्या आप लोगों को पता है कि वो पहले पर्सन कौन थे जो कि डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स है उसको पब्लिश किए थे? फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश
द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो कौन थे वो? तो उनका नाम था ल्यूकस पैकियोली। क्या नाम था उनका? ल्यूकस पैकियोली। तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था इटली में, और इसको सबसे पहले पर्सन थे जो कि डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को पब्लिश किए थे, वो थे ल्यूकस पैकियोली। कौन थे? ल्यूकस पैकियोली। और ये बुक जो है वो पब्लिश कब हुआ था? बुक पब्लिश हुआ था 1494 में। और ये जो है पहला बुक माना जाता था बुक कीपिंग के लिए। मतलब ये एक पहला बुक ही था, एक तरह से बोल सकते हैं बुक कीपिंग का, जो कि ल्यूकस पैकियोली के द्वारा पब्लिश किया गया था। क्लियर है इतना? और इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? उसका भी आंसर होगा ल्यूकस पैकियोली। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इटली। किनके द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ल्यूकस पैकियोली के द्वारा किया गया था। उन बुक पब्लिश किए थे जिसमें कि वो क्या किए थे? अपने प्रिंसिपल्स को बताए थे, जो कि पब्लिश कब हुआ था? 1494 में। और ये क्या हुआ था? फर्स्ट बुक था। क्या था? फर्स्ट बुक था बुक कीपिंग में, और इसीलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप लोग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखिए जहाँ पे भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ताकि रिवीजन के समय आप ये सब चीज़ों को छोड़ ना दें। ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। तो क्या है होमवर्क क्वेश्चन? चलिए देख लेते हैं। अ ट्रेडर डज नॉट कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 June 2004 with ₹10,000. He made withdrawals at the rate of ₹500 per month during the last 6 months during the year for the capital of ₹2,000, and invested his total assets as on 31st December 2004 with 23,700. His creditors were ₹3,000 on the same date, and unpaid expenses were ₹500. Then his net profit would be 11,200, 11,500, 13,000 या 14,200। तो ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को खुद से कोशिश करना है सॉल्व करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।